तो आज हम जरा मुगल साम्राज्य को देख रहे हैं। जो नोट्स हमें मिले हैं उनमें शासक, उनकी नीतियां, कल्चर, काफी कुछ कवर किया गया है। देखते हैं इनमें क्या खास बातें निकलती हैं। कहानी शुरू होती है जैसा कि हम जानते हैं 1526 से बाबर और पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ बिल्कुल, ये लड़ाई एक तरह से टर्निंग पॉइंट थी। इसने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत का अंत किया बल्कि बाबर के लिए हिंदुस्तान का रास्ता खोल दिया। तो यहीं से मुगल शासन की नींव पड़ी है ना? हाँ बिल्कुल, नींव पड़ी और इसने यहाँ का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल दिया। बाबर के बाद फिर हुमायूं आए। उनका दौर तो खैर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, बीच में शेरशाह सूरी भी आ गए थे। हाँ, वो दौर थोड़ा अस्थिर था, लेकिन फिर अकबर आए। अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और आखिर में औरंगजेब। हर एक का अपना एक अलग ही दौर था। सही कहा। अकबर का नाम अक्सर सबसे ऊपर लिया जाता है, शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। हाँ, उनके वो प्रशासनिक संहार, जैसे वो मनसबदारी व्यवस्था थी। हाँ, मनसबदारी सिस्टम, जिसमें अधिकारियों को रैंक और सैन्य जिम्मेदारियां दी जाती थीं। और वो जब्ती सिस्टम भी था लैंड रेवेन्यू के लिए। अच्छा। इन चीजों ने ना साम्राज्य को काफी स्थिरता दी। और उनकी वो सुलह कुल की नीति, वो भी काफी मशहूर है, सबके लिए शांति। हाँ, वो बहुत दिलचस्प थी। मतलब धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी। उस जमाने के हिसाब से तो काफी आगे की सोच लगती है। बिल्कुल, उन्होंने अलग अलग धर्मों के बीच डायलॉग को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि वो दीन-ए इलाही जैसा एक नया विचार भी लाए थे। हाँ, सुना है उसके बारे में। हालांकि वो शायद चला नहीं ज्यादा। नहीं, वो बहुत सफल नहीं हुआ, पर ये उनकी सोच दिखाता है कि वो सिर्फ साम्राज्य नहीं बल्कि आइडियाज को भी जोड़ना चाह रहे थे। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां। शाहजहां का नाम आते ही दिमाग में बस इमारतें आती हैं। हाँ, ताजमहल। ताजमहल तो है ही। बिल्कुल, शाहजहां का दौर तो मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उनकी कला और आर्किटेक्चर में गहरी रुचि दिखाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये मुगल पावर और शानो शौकत का सिंबल भी थी। सही बात है। और फिर आए औरंगजेब, जिनके टाइम में एम्पायर सबसे ज्यादा फैला। हाँ, ज्योग्राफिकली तो सबसे बड़ा था उनके समय में। साम्राज्य दक्षिण तक फैल गया था। लेकिन उनकी कुछ नीतियां थोड़ी कंट्रोवर्शियल रहीं। हाँ, कह सकते हैं। जैसे उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। उनकी धार्मिक नीतियां थोड़ी सख्त मानी जाती हैं। अच्छा। इससे साम्राज्य के अंदर थोड़ा तनाव बढ़ा और शायद यहीं से पतन की शुरुआत भी हुई। अच्छा, साम्राज्य को बनाने में लड़ाइयों का भी तो बड़ा रोल रहा होगा। पानीपत की पहली लड़ाई ने तो शुरुआत की। हाँ बिल्कुल, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में वो भी उतनी जरूरी थी। उसने अकबर के शासन को मजबूती दी जब उन्होंने हेमू को हराया। अच्छा, वो हेमू वाली लड़ाई। हाँ, फिर बाबर की खानवा की लड़ाई थी राणा सांगा के खिलाफ 1527 में। हाँ, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ये सब लड़ाइयां सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं थी। तो फिर इनका और क्या महत्व था? ये युद्ध ना साम्राज्य की बाउंड्री तय करते थे, उसकी ताकत दिखाते थे, और जो विरोधी थे उनको एक मैसेज देते थे। जैसे खानवा के युद्ध ने राजपूतों की चुनौती को कम किया। हाँ। हल्दी घाटी ने भले ही नतीजा एकदम क्लियर ना रहा हो, पर राजपूताना में मुगल असर बढ़ाया। समझा। युद्ध और राजनीति से हटकर अगर कल्चर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात तो हुई। हाँ। तो चित्रकला में भी बहुत काम हुआ। अकबर के टाइम में फारसी और भारतीय स्टाइल को मिलाकर एक खास मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई। मुगल मिनिएचर पेंटिंग। हाँ, जहांगीर तो खुद पेंटिंग के बड़े शौकीन और जानकार थे। संगीत में भी देखें तो अकबर के दरबार में तानसेन थे, ध्रुपद गायकी को भी सपोर्ट मिला। ये दिलचस्प है कि कैसे रूलर्स का पर्सनल इंटरेस्ट आर्ट और कल्चर को सीधा अफेक्ट करता था। बिल्कुल, कला सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो रूलर की सोच, उसकी पसंद और उसकी ग्रैंडनेस दिखाने का एक तरीका भी थी। अकबर के सुलह कुल नीति भी उस दौर के मिले जुले कल्चर को दिखाती है। लेकिन फिर हर चीज का एक अंत होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया? देखिए, कई कारण थे। एक तो औरंगजेब की जो दक्कन में लंबे युद्ध चले। हाँ, उसका जिक्र आया था। खजाने पर असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। शाही खजाना करीब करीब खाली हो गया था। फिर उनके बाद जो बादशाह आए वो उतने काबिल नहीं थे। लीडरशिप कमजोर हो गई। हाँ, और अंदरूनी झगड़े बढ़ गए थे। इसके साथ ही मराठे, सिख, जाट, ये रीजनल पावर उभर रही थीं। और बाहर से यूरोपियन कंपनियां भी थीं। बिल्कुल, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी।
वो अपना असर बढ़ा रही थीं। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर मुगल सत्ता के पतन का कारण बने। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे बाबर ने शुरुआत की, अकबर ने साम्राज्य को कंसोलिडेट किया, ऊंचाई दी, शाहजहां ने कला को संरक्षण दिया और औरंगजेब के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। हाँ, लेकिन प्रशासन, आर्किटेक्चर, कल्चर पर उनका असर तो काफी गहरा रहा। बिल्कुल। और आखिर में ये सोचने वाली बात है कि इस लगभग 300 साल के शासन की जो विरासत है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, किस तरह से। मतलब क्या हम आज भी अपने शहरों में, अपनी भाषा में, खाने पीने में या रिवाजों में उस दौर की कोई झलक देखते हैं? शायद इस पर सोचना हमें इतिहास को आज से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद कर सकता है।